नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, हजारों साल पीछे समय में। हम उस महान सभ्यता की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता की कहानी जानते कैसे हैं? यही वो सवाल है जो हमारे इस सफर का कह सकते हैं शुरुआती बिंदु है। क्या इसका जवाब सिर्फ खंडहर और पुरानी किताबों में छिपा है, या फिर कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है? तो इससे पहले कि हम सीधे इतिहास की गहराइयों में कूदें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ हम तक पहुंचा कैसे, मतलब इसे दर्ज कैसे किया गया और फिर से खोजा कैसे गया। सच कहूँ तो ये इतिहासकारों के लिए किसी जासूसी के काम से कम नहीं होता, जहां वो छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर अतीत की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इतिहासकारों के पास कह लीजिए 3 तरह के बड़े औजार होते हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य। दूसरे हैं विदेशी वृत्तांत, मतलब जो यात्री या राजदूत यहाँ आए और उन्होंने जो कुछ देखा वो लिखा। और तीसरा, जो शायद सबसे ठोस सबूत माना जाता है, वो है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी वो सारी चीजें जो हमें खुदाई में जमीन के नीचे से मिली हैं। अब जैसे साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सबसे अहम माने जाते हैं। और ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस दौर के समाज, राजनीति और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीता जागता दस्तावेज हैं। इसी समय को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और फिर आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। इसका इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? सम्राट अशोक के ये शिलालेख, ये पत्थर पर उकेरे गए वो संदेश हैं जो हजारों साल बाद भी बिना किसी बदलाव के सीधे हम तक पहुंचे हैं। मतलब ये हमें सीधे शासक के अपने शब्दों में बताते हैं कि उनका शासन कैसा था, उनके विचार क्या थे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं उपमहाद्वीप की पहली बड़ी शहरी सभ्यता की तरफ। एक ऐसे समाज की कहानी जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था, लेकिन आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। जरा इस समय रेखा को देखिए, कमाल की है। ये सभ्यता लगभग 4000 साल पहले अपने चरम पर थी, लेकिन इसकी खोज कब हुई? सिर्फ 100 साल पहले। सोच कर देखिए, एक पूरी की पूरी विकसित शहरी दुनिया हजारों साल तक हमारी नजरों से दूर जमीन के नीचे दबी रही। अविश्वसनीय है ना? और देखिए, ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थीं। नहीं, ये दुनिया के पहले प्लैन्ड सिटीज में से कुछ थीं। सोचिए, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, एक ग्रिड की तरह। उनके पास पानी की निकासी का जो सिस्टम था वो कमाल का था, जैसे मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ा रहस्य, उनकी अपनी एक लिखावत थी, एक लिपि थी, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अच्छा, अब शहरों और इमारतों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं विचारों और दर्शन की दुनिया में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारत में एक जबरदस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति हो रही थी। एक ऐसी क्रांति जिसका असर आज भी पूरी दुनिया महसूस करती है। इसी दौरान 2 महान विचारधाराएं सामने आईं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। एक तरफ थे महावीर, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और अहिंसा यानी किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। दूसरी तरफ थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी और जीवन में संतुलन यानी मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही। देखिए, लक्ष्य दोनों का एक ही था, दुख से मुक्ति, लेकिन रास्ते वो अलग अलग थे। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और बस यहीं से बौद्ध धर्म की एक नए दर्शन के रूप में शुरुआत हो गई। अब देखिए, एक तरफ तो ये नई दार्शनिक नींव रखी जा रही थी और ठीक उसी समय भारत का राजनीतिक नक्शा भी तेजी से बदल रहा था। जो छोटी छोटी रियासतें थीं वो अब मिलकर बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों का रूप ले रही थीं। और इन साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे मशहूर था मौर्य साम्राज्य। इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को पहली बार एक साथ जोड़ा। फिर उनके बेटे बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब उनके पोते अशोक ने कमान संभाली। वो सिर्फ इतिहास नहीं बदलने वाले थे, बल्कि एक साम्राज्य की पूरी सोच को बदलने वाले थे। कभी कभी इतिहास में एक घटना, एक पल या एक युद्ध इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक सम्राट का दिल बदल देता है। और जब सम्राट बदलता है
तो साम्राज्य की दिशा भी हमेशा के लिए बदल जाती है। साल था 261 ईसा पूर्व, जगह थी कलिंग, और ये तारीख ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयानक था, बहुत विनाशकारी। कहते हैं कि युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने उस रक्तपात और तबाही को अपनी आंखों से देखा तो उनका दिल दहल गया। उस एक मंजर ने, उस भीषण हिंसा ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया और हमेशा के लिए बदल दिया। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने तलवार से जीतने का रास्ता यानी सैन्य विजय को छोड़ दिया और धम्म विजय का रास्ता अपनाया, मतलब नैतिक सिद्धांतों से, प्यार से दिलों को जीतना। ये उस जमाने में शासन करने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका। तो सवाल उठता है कि ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, ये तो जीवन जीने का एक तरीका था, एक नैतिक कोड था। इसमें क्या क्या था? सभी जीवों पर दया करो, बड़ों का सम्मान करो, सभी धर्मों को इज्जत दो और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करो। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। अशोक ने इन सिद्धांतों को अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने में पत्थर के खंभों पर खुदवा दिया, ताकि ये संदेश हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। चलिए, अब समय में थोड़ा और आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई सौ साल बाद एक और महान राजवंश का उदय होता है, गुप्त साम्राज्य। और इस काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? अरे भाई, यूं ही नहीं कहते। इसी दौर में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया। कालिदास जैसे कवियों ने साहित्य को एक नई बुलंदी दी। कला और मूर्ति कला अपने चरम पर थी। कुल मिलाकर ये शांति, समृद्धि और ज्ञान विज्ञान के विकास का एक असाधारण दौर था। तो हमारी ये यात्रा इस एक अहम सवाल पर आके रुकती है। दुनिया के पहले प्लान्ड सिटीज से लेकर शांति के उस दर्शन तक जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को आकार दिया, प्राचीन भारत की ये गूंज आज की दुनिया में कैसे और कहाँ सुनाई देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर करता है।